फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के व्यस्त मेट्रो से होती है। मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ट्रेन से उतरी है। फिर हम एक कैफ़े में वेट्रेस फ्रांसिस को काम करते देखते हैं। वह एक खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली लड़की है। काम खत्म करने के बाद वह रोज़ की तरह मेट्रो पकड़ने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लावारिस बैग पर पड़ती है। इंसानियत के नाते वह बैग उठाती है ताकि उसके असली मालिक को लौटा सके। बैग के अंदर उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि यह ग्रेटा हिडेक नाम की महिला का है। वह बैग को लॉस्ट एंड फाउंड विभाग में जमा करवाने जाती है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। वह बैग लेकर घर लौटती है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त एरिका उसका इंतजार कर रही होती है। जिज्ञासा में वह बैग खोलती है और उसमें कुछ पैसे पाती है। एरिका मजाक में कहती है कि वे इस पैसे से स्पा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ईमानदार फ्रांसिस ठान लेती है कि वह इसे इसके असली मालिक को ही लौटाएगी। अगले दिन वह ग्रेटा के घर पहुंचती है, जिसका पता उसे आईडी कार्ड से मिला था। दरवाजा खोलते ही ग्रेटा, जो करीब 50 साल की एक सौम्य महिला है, मुस्कुराकर कहती है कि वह अपना बैग ढूंढ ही रही थी और फ्रांसिस की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती है। वह उसे चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। बातचीत के दौरान फ्रांसिस बताती है कि वह बोस्टन की रहने वाली है और हाल ही में शहर में अपनी दोस्त के साथ रहने आई है। ग्रेटा उससे बड़ी गर्मजोशी से पेश आती है। जैसे ही फ्रांसिस और ग्रेटा की बातचीत आगे बढ़ती है, अचानक पियानो के पास की दीवार से जोरदार धमाके जैसी आवाज़ें आती हैं, जिससे ग्रेटा गुस्से में पड़ोसियों से शिकायत करने जाती है, लेकिन वे इसे सिर्फ पुनर्निर्माण का शोर बताते हैं। बातचीत के दौरान ग्रेटा बताती हैं उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात करने से बचती है। वह बताती है कि उसका कुत्ता भी मर चुका है और अब वह अकेलेपन में जी रही है। फ्रांसिस को यह सुनकर दया आती है और वह ग्रेटा को नया कुत्ता अपनाने में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन ग्रेटा कहती है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फ्रांसिस उसे फिर भी अपना नंबर दे देती है। उसी रात अपार्टमेंट का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ ग्रेटा होती है, जो कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह एक कुत्ता पालना चाहती है। वह वीकेंड में मिलने का प्रस्ताव रखती है, जिस पर फ्रांसिस खुशी खुशी हाँ कह देती है, लेकिन एरिका को यह अजीब लगता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों कुत्ता घर जाते हैं, जहां नियम के मुताबिक जो कुत्ते 5 दिनों में गोद नहीं लिए जाते उन्हें सुला दिया जाता है। ग्रेटा पूछती है कि कौन सा कुत्ता अपना आखिरी दिन बिता रहा है और उसे मॉर्टन नाम का प्यारा कुत्ता दिखाया जाता है। ग्रेटा उसे देखते ही गोद ले लेती है। बाद में दोनों पार्क में टहलने जाते हैं, जहां फ्रांसिस अपने फ़ोन से ग्रेटा की कई तस्वीरें खींचती है। ग्रेटा मुस्कुराकर कहती है कि उसे टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं है। फ्रांसिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में उसकी मदद करती है। वह ग्रेटा को सिखाती है कि वह तस्वीरों को अपने अन्य कॉन्टैक्ट्स को कैसे भेज सकती है। इस दौरान फ्रांसिस अपनी मां की मृत्यु के बारे में बताती है, जो 1 साल पहले हुई थी, और इस पर वह भावुक हो जाती है। ग्रेटा उसे सांत्वना देती है और कुछ गहरी बातें कहती है, जिससे फ्रांसिस को सुकून मिलता है। लेकिन उसी रात जब ग्रेटा अपने घर पर होती है, तो ये साफ हो जाता है कि वह टेक्नोलॉजी में अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि वह फ्रांसिस के सोशल मीडिया को चुपचाप देख रही है। अगले शुक्रवार दोनों फिर मिलते हैं और एक चर्च जाते हैं। वहां से लौटते समय ग्रेटा अपनी बेटी निकोला से फ़ोन पर बात करती है। कॉल खत्म होते ही जिज्ञासु फ्रांसिस पूछती है कि निकोला कहाँ रहती है, जिस पर ग्रेटा कहती है कि वह पेरिस में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद वे ग्रेटा के घर जाते हैं, जहां वह खूबसूरती से पियानो बजाना शुरू कर देती है। बातचीत के दौरान ग्रेटा भावुक हो जाती है और कहती है कि सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब तक फ्रांसिस भी उस बूढ़ी महिला को पसंद करने लगी है और वह वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद एरिका एक पार्टी के लिए उत्साह से तैयार हो रही होती है और उसे उम्मीद होती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त फ्रांसिस भी उसके साथ चलेगी। लेकिन फ्रांसिस माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह पहले ही ग्रेटा से मिलने का वादा कर चुकी है। इससे एरिका को गुस्सा आता है और वह मानती है कि फ्रांसिस सिर्फ इसलिए इस महिला से जुड़ गई है क्योंकि उसने अपनी मां को खो दिया है। एरिका गुस्से में उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह स्थिति अजीब होती जा रही है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। वह सीधे ग्रेटा के घर पहुंचती है, जहां वे दोनों रात का खाना तैयार करते हैं। जब टेबल लगाने का समय आता है, तो फ्रांसिस अलमारी से मोमबत्तियां निकालने जाती है, लेकिन गलती से एक गलत दराज खोल देती है और वहां जो देखती है डर जाती है। दराज के अंदर कई हैंडबैग रखे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के जैसा उसने मेट्रो में पाया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन बैग्स में उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने ग्रेटा को बैग लौटाया था। उनमें से एक नाम सामंथा का होता है। फ्रांसिस अपना नाम भी उन बैग्स में देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वह घबराहट को छिपाते हुए जल्दी से मोमबत्तियां उठाती है और दिखावा करती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। हालांकि दिन के दौरान वह गुमसुम रहती है और जब ग्रेटा पूछती है कि क्या हुआ, तो वह बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
ग्रेटा उसे वहीं आराम करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस घर जाने पर जोर देती है और बहाने से जल्दी से बाहर निकल जाती है। उस रात वह एरिका को सब कुछ डरते हुए बताती है और दोनों फैसला करती हैं कि अब फ्रांसिस को ग्रेटा से दूर रहना होगा। लेकिन अगले दिन जब फ्रांसिस काम पर होती है तो उसे ग्रेटा के कई मैसेज और मिस्ड कॉल्स दिखती हैं। एरिका बताती है कि ग्रेटा ने घर के लैंडलाइन पर लगभग 80 बार कॉल किया था। और फिर अचानक मैनेजर फ्रांसिस को बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। फ्रांसिस घबरा जाती है और मैनेजर से कहती है कि ग्रेटा को वापस भेज दे, लेकिन व्यस्त बॉस इस बात पर ध्यान नहीं देता। मजबूर होकर फ्रांसिस हिम्मत जुटाती है और उससे मिलने जाती है। हमेशा की तरह ग्रेटा मिठास से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फ्रांसिस सीधे मुद्दे पर आ जाती है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। वह बताती है कि उसे दराज में बैग्स मिले थे जिनमें से एक पर उसका नाम भी लिखा था। ग्रेटा पहले तो सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस एक शब्द भी सुने बिना वहां से चली जाती है। उस रात ग्रेटा के लगातार मैसेज और कॉल्स आते रहते हैं। सुबह जब फ्रांसिस एक वॉइसमेल सुनती है तो उसमें ग्रेटा माफ़ी मांग रही होती है। वह कबूल करती है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन दावा करती है कि यह सब उसने अपने अकेलेपन की वजह से किया, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई और उसकी बेटी भी उससे दूर चली गई। काम के दौरान जब फ्रांसिस एक ग्राहक को ड्रिंक परोसने वाली होती है, तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी ग्रेटा पर पड़ती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह पागल औरत वहां रात तक खड़ी रहती है। घबराकर फ्रांसिस पुलिस को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन उसे झटका लगता है जब अधिकारी कहता है कि ग्रेटा ने कोई अपराध नहीं किया है। जब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तब तक सड़क पर खड़े रहना उसका अधिकार है। इस जवाब से निराश होकर फ्रांसिस अपनी शिफ्ट खत्म करती है और चारों ओर देखती है, लेकिन ग्रेटा कहीं नजर नहीं आती। राहत की सांस लेते हुए वह मेट्रो की ओर बढ़ती है और ट्रेन में सवार हो जाती है, लेकिन उसे अजीब सा डर महसूस होता है। अचानक ग्रेटा उसके सामने आकर बैठ जाती है और दावा करती है कि उसे अपने व्यवहार पर खेद है और वह सिर्फ बात करना चाहती है। लेकिन फ्रांसिस अब इस पागल महिला से कोई लेना देना नहीं चाहती है। वह चुपचाप एक अलग रास्ते से घर चली जाती है, ये सोचकर कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रेटा उसका घर ढूंढ लेती है और वहां भी आ धमकती है। वह नाटक करती है कि वह अकेली है और उसे एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन जब फ्रांसिस उसे फिर भी अंदर नहीं आने देती, तो ग्रेटा गुस्से में उसके बालों में च्यूइंग गम थूककर चली जाती है। इस खतरनाक स्थिति से परेशान होकर फ्रांसिस एरिका के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और ग्रेटा के खिलाफ कंप्लेंट दायर करने की कोशिश करती है। लेकिन अधिकारी बताते हैं कि मैनहट्टन में इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं, जिसका मतलब है कि फ्रांसिस को बस इसे नज़रअंदाज करना होगा। अगले दिन फ्रांसिस को मॉर्टन की सुरक्षा की चिंता होने लगती है, इसलिए वह ग्रेटा के घर के पास जाकर छिप जाती है ताकि देख सके कि कुत्ता ठीक है या नहीं। जल्द ही वह ग्रेटा को मॉर्टन के साथ बाहर जाते हुए देखती है, लेकिन तभी कूड़ेदान में एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ती है। यह मेल निकोला को भेजा गया था, लेकिन वह लौटा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि पते पर लिखा होता है कि निकोला ब्रुकलिन में रहती है, जबकि ग्रेटा ने दावा किया था कि वह पेरिस में पढ़ाई कर रही है। फ्रांसिस बिना समय बर्बाद किए निकोला को एक वॉयस मैसेज भेजती है, इस उम्मीद में कि वे मिलकर इस डरावनी स्थिति पर बात कर सकें। एक रात जब वह काम से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि एरिका किसी पार्टी के लिए निकल गई है। घर में अजीब सी शांति है, जिससे वह थोड़ा डरी हुई महसूस करती है। तभी उसके पिता का फोन आता है, जो पूछते हैं कि वह कैसी है। पता चलता है कि अपनी मां की मृत्यु के बाद फ्रांसिस और उसके पिता के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे और शायद इसी वजह से वह न्यूयॉर्क में अकेले रहने आ गई। हालांकि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी बातचीत अचानक एक डरावने संदेश से बाधित होती है। ये ग्रेटा का मैसेज है। उसमें एरिका की एक तस्वीर होती है, जिससे साफ होता है कि अब वह पागल औरत उसका पीछा कर रही है। घबराई हुई फ्रांसिस तुरंत एरिका को फोन कर उसे सतर्क करती है। एरिका को ग्रेटा कहीं नजर नहीं आती, लेकिन वह सतर्क रहती है और वहां से पीछे के दरवाजे से निकलकर गलियों से होती हुई निकलने की कोशिश करती है। परंतु ग्रेटा चुपचाप उसकी तस्वीरें खींचती रहती है और ये तस्वीरें फ्रांसिस को मिलती रहती हैं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एरिका एक पब्लिक बस में चढ़ जाती है, लेकिन तभी फ्रांसिस को एक और तस्वीर मिलती है जिसमें ग्रेटा भी उसी बस में है। एरिका उसे अचानक देख लेती है और जल्दी से अगले स्टॉप पर बस से उतर जाती है। घबराई हुई वह सड़क पर ग्रेटा की मौजूदगी को देखती रहती है, लेकिन तभी फ्रांसिस अपनी दोस्त को लेने के लिए टैक्सी लेकर पहुंच जाती है। अगले दिन फ्रांसिस को आखिरकार वह कॉल मिलती है जिसका उसे इंतजार था। ये निकोला की ओर से थी। लेकिन जब वह मुलाकात के लिए स्थान पर पहुंचती है तो वहां निकोला नहीं, बल्कि अलेक्सा नाम की एक महिला उसका इंतजार कर रही होती है। वह खुलासा करती है कि निकोला ने 4 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी मां ग्रेटा उसे क्रूरता से एक बक्से में बंद रखती थी।
उसने कभी पेरिस में पढ़ाई नहीं की थी, ये सब महज एक झूठ था। अलेक्सा उसकी मदद करती थी क्योंकि निकोला शराब की लत से भी जूझ रही थी। इस भयानक सच का पता लगने के बाद फ्रांसिस पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसी दिन जब वह अपने काम पर होती है, उसके पिता का फोन आता है जो बताते हैं कि एरिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। लेकिन तभी रेस्तरां में एक भयानक घटना होती है। ग्रेटा वहां पहुंच जाती है और टेबल बुक कर लेती है। फ्रांसिस अपने बॉस से उसे बाहर निकालने की गुहार लगाती है, लेकिन वह बदतमीज आदमी एक ग्राहक के साथ ऐसा नहीं करने वाला। मजबूरन फ्रांसिस को उस पागल औरत की सेवा करने जाना पड़ता है। वह कोशिश करती है कि उससे ज़्यादा बातचीत न करे, लेकिन ग्रेटा जिद करने लगती है कि वह बस बात करना चाहती है। जब फ्रांसिस मना कर देती है तो ग्रेटा अचानक आक्रामक हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। रेस्तरां के कर्मचारी जल्दी से उसे रोकते हैं और कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगली ही सुबह ग्रेटा को हिरासत से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उस पर कोई गंभीर आरोप नहीं लग सकता। इस स्थिति से परेशान एरिका को एक योजना सूझती है। वह सुझाव देती है कि फ्रांसिस ग्रेटा से माफ़ी मांगे, ये दिखाए कि पूरी समस्या उसी की वजह से थी, और यह जताए कि उसे कुछ समय अकेले रहकर अपनी भावनाओं को संभालना है। फिर दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको जा सकते हैं और जब तक वे लौटेंगे ग्रेटा किसी और के साथ व्यस्त हो चुकी होगी। इस योजना पर अमल करते हुए फ्रांसिस उसी चर्च में जाती है जहां ग्रेटा अक्सर जाती थी और माफ़ी मांगने का नाटक करती है। वह कहती है कि अपनी मां की मृत्यु के कारण वह भावनात्मक रूप से टूट गई थी और इसी वजह से उसने ग्रेटा से दूरी बना ली थी। वह ये भी बताती है कि वह खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रही है। ग्रेटा उसकी बातों से सहानुभूति रखती है, उसे गले लगाती है और यह मान लेती है कि फ्रांसिस वापस लौटेगी। लेकिन इसी बीच अगले दृश्य में ग्रेटा को एक दूध के कटोरे में किसी रसायन को मिलाते हुए दिखाया जाता है जो वह मॉर्टन को देती है। कुत्ता बिना कुछ संदेह किए दूध पी लेता है। दूसरी ओर फ्रांसिस साइकिल चलाकर घर लौटती है, बिना ये जाने कि उसका इंतजार क्या कर रहा है। घर पहुंचकर वह बिल्कुल बेपरवाह तरीके से एक कप कॉफ़ी बनाती है और उसे पीती है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। उसकी बेहोशी के दौरान उसे दिखता है कि ग्रेटा उसके पास आ रही है। पागल औरत उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालती है, एक टैक्सी में डालती है और ड्राइवर से कहती है कि उसकी दोस्त बीमार है। जब फ्रांसिस होश में आती है वह खुद को ग्रेटा के घर में पाती है जहां उसका कुत्ता फर्श पर बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद ग्रेटा पियानो के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोलती है जिससे एक छिपा हुआ तहखाना नजर आता है। वह फ्रांसिस की उंगली का इस्तेमाल करके उसका फ़ोन अनलॉक करती है और उसे एक बड़े लकड़ी के संदूक के अंदर बंद कर देती है। तभी फ्रांसिस को एहसास होता है कि यह सब महज एक बुरा सपना था। वह अपने दोस्त को घर में देखकर राहत महसूस करती है और उसके पिता भी उसे लेने नीचे आते हैं। इसके बाद फ्रांसिस अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती है, उसे उम्मीद है कि वह उसे इस पागलपन से दूर ले जा सकेगा। हालांकि जैसे ही वह लिफ्ट में प्रवेश करती है अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। दुर्भाग्य से फ्रांसिस संदूक के अंदर जाग जाती है। आखिरकार पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद ग्रेटा संदूक खोलती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। फ्रांसिस बाहर ग्रेटा को पियानो बजाते हुए सुन सकती है। जब वह सामंथा का आईडी कार्ड देखती है तो वह निराशा में केवल रो सकती है। फ्रांसिस को पता चलता है कि सामंथा को उसी कमरे में कैदी की तरह रखा गया है जिसमें वह है, जिससे उसकी निराशा और बढ़ जाती है। इसके बाद ग्रेटा उसके पिता और दोस्त को अलग अलग संदेश भेजने के लिए फ्रांसिस के फ़ोन का इस्तेमाल करती है। वह पिताजी को एक तस्वीर भेजती है जिसमें फ्रांसिस और एरिका अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। फिर वह एरिका को एक और तस्वीर भेजती है जिसमें फ्रांसिस और उसके पिता मौज मस्ती कर रहे हैं। इससे दोनों को ये गलत धारणा हो जाती है कि फ्रांसिस सुरक्षित और स्वस्थ है। कुछ सप्ताह बाद पिता अंततः शहर जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से अपनी बेटी से कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब वह एरिका से मिलता है तो उन्हें अंततः पता चलता है कि फ्रांसिस गायब है। घबराए हुए पिता तुरंत अपनी बेटी को खोजने के लिए ब्रान नामक एक निजी जासूस को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रेटा एक स्थानीय अस्पताल में नर्स थी, लेकिन उसे एनेस्थेटिक्स के दुरुपयोग के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। दूसरी ओर ग्रेटा धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को फ्रांसिस पर थोप रही है। वह उसे पियानो बजाना सिखाती है और गलती करने पर उसे सजा देती है। एक दिन खाना पकाने के पाठ के दौरान ग्रेटा अपने हाथ में कुकी कटर लेकर बात कर रही थी। इसके बाद फ्रांसिस उसके हाथ पर प्रहार करती है जिससे उसकी छोटी उंगली कट जाती है। सिर पर प्रहार करती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस पूरे घर में दौड़ती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। वह तहखाने की ओर भागती है जहां उसे सामंथा दिखाई देती है जो अभी भी सांस ले रही है।
लेकिन तभी अचानक पीछे से ग्रेटा आ जाती है और उसका दम घोंटकर उसे बेहोश कर देती है। जब बेचारी लड़की जागती है तो उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे होते हैं। इसके बाद जासूस ब्रान ग्रेटा के घर के बाहर आता है। इसके बाद ब्रान सीधे मुद्दे पर आता है और ग्रेटा से फ्रांसिस के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रेटा दावा करती है कि उसने काफ़ी समय से फ्रांसिस को नहीं देखा है। हमेशा की तरह वह अपना आकर्षक व्यवहार दिखाती है और उसे चाय के लिए अंदर बुलाती है। अपने कमरे से फ्रांसिस उनकी बातें सुन लेती है, इसलिए वह चीखने लगती है और अपने बिस्तर को पूरी ताकत से पीटने लगती है। लिविंग रूम में यह आवाज़ धीमी सुनाई देती है, लेकिन ग्रेटा कुछ संगीत बजाती है और दावा करती है कि यह उसके भूखे कुत्ते की आवाज़ है। फिर वह एक कटोरा लेती है और उसे खिलाने के लिए ऊपर जाने का नाटक करती है। जब वह दूर होती है तो ब्रेन अचानक देखता है कि पियानो थोड़ा हिल रहा है और अंततः उसे एहसास होता है कि दीवार के पीछे कोई है। लेकिन तभी वह कुतिया आती है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इससे ब्रान धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और उसे संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। वह अपनी बंदूक निकालता है और उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन तीनों ही चूक जाती हैं। अंततः वह बेहोश हो जाता है और ग्रेटा उसकी ही बंदूक से उसे मार देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रेटा मेट्रो में वापस आती है और अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए अपना हरा चमड़े का बैग रख देती है। फिर हम देखते हैं कि एक और मासूम लड़की ग्रेटा का हैंडबैग ढूंढती है और उसे ले लेती है। फ्रांसिस की तरह वह भी वही गलती करती है और उसे व्यक्तिगत रूप से वापस करने का निर्णय लेती है। ग्रेटा हमेशा की तरह उसका स्वागत करती है और अपनी दिनचर्या शुरू करती है। जब फ्रांसिस उन्हें बात करते हुए सुनती है तो वह फिर से दस्तक देना शुरू कर देती है, लेकिन ग्रेटा इसे अपने पड़ोसियों के रूप में बताती है, जो फिल्म की शुरुआत की तरह घर का नवीनीकरण कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेटा अपनी कुर्सी पर वापस आकर चाय का एक घूंट लेती है, और जैसे ही वह ऐसा करती है उसे चक्कर आने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि मासूम लड़की कोई और नहीं बल्कि एरिका है। उसने ग्रेटा की चाय में कोई शामक दवा मिला दी। इसके बाद एरिका पूरे घर की तलाशी लेती है और पियानो के पीछे गुप्त दरवाज़ा ढूंढ लेती है। बिना समय बर्बाद किए वह अंदर जाती है और अपनी सहेली के बंधन खोल देती है। लेकिन जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तो वे ग्रेटा को फिर से पियानो बजाते हुए सुनते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह होश में आ गई है, एरिका एक कुंद वस्तु पकड़ती है और उससे भिड़ने के लिए निकल पड़ती है। फ्रांसिस भी दरवाजे से झांकती है और तभी ग्रेटा उसे पीछे से पकड़ लेती है। हालांकि वह दवा के कारण इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जल्द ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद लड़कियां मनोरोगी को उसी खिलौने के बक्से में डाल देती हैं और उसे एक छोटे से एफिल टावर के गहने से बंद कर देती हैं। फ्रांसिस अभी भी काफ़ी सदमे में होती है, लेकिन एरिका मुस्कुराकर कहती है, देखो अब हम सुरक्षित हैं। फ्रांसिस गहरी सांस लेती है और पहली बार सुकून महसूस करती है। और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म होती है, लेकिन एक डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या सच में ग्रेटा ने हार मान ली है, या वह किसी और तरह से वापस आने की योजना बना रही